हेलो बच्चों, आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अब भारतीय संविधान के बारे में क्या बात है, संविधान किसे कहते हैं, किस काम आता है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संविधान एक नियमों का पुंज होता है जिससे कि किसी देश की व्यवस्था को सुचारू रखा जाता है या चलाया जाता है या देखा जाता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। जिस प्रकार कोई भी खेल खेलते हैं हम, उसकी नियमावली होती है, उस नियमावली के अंतर्गत ही हम कोई खेल खेलते हैं। यदि हमने नियमावली चेंज की तो वो खेल भी बदल जाता है। इसी प्रकार संविधान की आवश्यकता कब, कहाँ, कैसे पड़ती है, इसकी जानकारी एक हम खेल से शुरू करते हैं। जैसे कि एक फुटबॉल का खेल है। फुटबॉल के खेल में जैसा कि आप समझ गए होंगे, पैरों से खेलने वाला खेल है। इसमें केवल गोलकीपर को ही हाथ में बॉल लेने का राइट्स होता है और किसी को नहीं। यदि और लोग भी इस बॉल को हाथ में लेने लगे तो वह खेल बदल जाएगा। इसी प्रकार अन्य खेल हैं, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, सबके अपने निश्चित नियम होते हैं। ऐसे ही किसी देश को चलाने के लिए इन खेलों की भांति ही समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। अब जैसा कि आप 6 में और 7 में कुछ राजनीति जीवन के बारे में पढ़ के आए हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ के आए हैं, उसी से संबंधित थोड़ा सा आज भारतीय संविधान पर हम प्रकाश डालेंगे और उसकी जानकारी देंगे। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब संविधान का एक हिस्ट्री है, इतिहास है। संविधान की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी और उस पर अधिकृत नीति भी शामिल की थी। उसके बाद में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और उसके बाद में दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। अब इतना समय 3 साल लगभग जिसके बनने में लग गए, क्या वो एक दिन में या एक ही समय में समझ में आ सकता है या एक कक्षा में हम उसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। उसको भी हम, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में आपको समझाया था कि भाई हम इतिहास को कालखंडों में क्यों बांटते हैं, इसी प्रकार हम संविधान को पूरा समझने के लिए इसके भी अलग अलग खंडों में इसको विभाजित करके समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहले इस अध्याय के अंतर्गत देखिए, आमतौर पर सभी जितने भी देश हैं सभी में अपना संविधान होता है और उस संविधान के आधार पे ही उस देश की व्यवस्था स्थापित होती है कि वह कैसा देश होगा। अब व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? अरे भाई,
किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए कुछ ना कुछ नियमावली बनानी पड़ती है। उस नियमावली को फिर समाज में लोगों को मनवाना पड़ता है और फिर वहाँ के जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हीं के आधार पर हम किसी देश को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए हमें हर देश के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है और वही कानून का जो एक पुंज होता है उसी को संविधान कहते हैं। इसलिए संविधान की सभी देशों के लिए आवश्यकता होती है। अब सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सबसे पहले यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, यानी कि जैसा वो चाहते हैं अपने देश को करना वैसा बना सकते हैं, ऐसी नियमावली वो ला सकते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों, आइडियाज को भी एक साझी समझ विकसित करने में मदद करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब इसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल यानी कि नेपाल का संविधान एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है जैसे कि फुटबॉल का गेम। यदि उसमें हम कोई नियम चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो वहां का वो खेल बदल जाता है। अब जैसे हमने समाचार पत्रों के माध्यम से एक इसी पुस्तक में दी गई जो चित्र है उस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। नेपाल के लोगों को हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले एक नेपाल लोकतंत्र नहीं था बल्कि एक राजतंत्र था। वहां पर राजा का शासन होता है राजतंत्र में और राजा के पास ही संपूर्ण देश की संपूर्ण शक्तियां निहित होती हैं उसी में, यानी कि राजा और मंत्रिमंडल के ही पास जो कुछ कर लेते थे वो कर लेते थे। प्रजा का उसमें या जनता का कोई ज्यादा हस्तक्षेप या उनकी कोई भलाई बुराई से संबंधित बातें नहीं होती थी। किंतु 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने के लिए कामयाबी मिल गई। उन्होंने आंदोलन किए वहां की जनता ने और उन्हें कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे नेपाल के लिए चाहते हैं और उनके लिए वे लड़ते रहे उसी संविधान के लिए जो आज प्रस्तुत उनके सामने है। अब इसमें क्या है, अब दूसरे संविधान का पहला पहलू आपने देखा कि भाई उसमें सभी का सूत्रबद्ध करना, जो नियमावली होती है उसे एक सूत्र के द्वारा जनता को बताना। इसी के साथ में एक फिर दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है संविधान का कि राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है कि वहां की उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि राजा देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। इस व्यवस्था पर वहां पर नियम कानून या संविधान बनाया गया। लेकिन दूसरा, अब जनता क्या चाहती है कि लोकतंत्र वहां बहाल हो। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेता द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। अब लोकतंत्र, इसी में आपकी एक चित्र कथा दी हुई है। उसमें एक टीचर मॉनिटर पे ही क्लास की जिम्मेवारी सौंप कर चली जाती है। तो वो जो मॉनिटर है, क्योंकि मॉनिटर का ही विश्वास टीचर करती है,
तो जैसे मॉनिटर बताता है वैसे टीचर अपने प्रयोग में या उनके विश्वास पर ही वो कार्य करती हैं। इसका एक कथा दी हुई है, इसे आप स्वयं पढ़ें। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। अब भारतीय संविधान देश के सभी वयस्क व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि किसी के साथ में भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि करता है तो वो उसका सरकार की तरफ से दंड का भागी माना जाएगा। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। अब इससे भी संबंधित एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें क्या है कि बच्चे एक क्लास में छात्र और छात्राएं दो ग्रुप है, छात्राओं की संख्या कम है और छात्रों की संख्या अधिक है। तो छात्र अपनी मनपसंद का खेल खेलते हैं, जबकि छात्राएं कुछ दूसरा खेल खेलना चाहती हैं, किंतु अधिक छात्र होने के कारण उनके खेल को नहीं खेला जाता जिसे वो लड़कियां खेलना चाहती हैं। तो इसके लिए भी हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नाम देकर अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे अब बहुसंख्यकों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो बहुसंख्यक के लिए भी मान लिया वो फुटबॉल खेलना चाहती हैं और वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, तो उन्हें भी बास्केटबॉल खेलने के लिए ये नहीं है कि ज्यादा लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं तो लड़कियों को भी मजबूरन उनके साथ में फुटबॉल खेलना होगा। वो अपना खेल खेल सकती हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अब मान लिया लड़के ही अपना खेल खेलते रहे और उनका दबदबा कायम रहे, तो यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसके अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं इसको। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए हमारा संविधान एक नियम बनाता है कि भी सभी स्वतंत्र हैं और सभी के लिए जो वो खेलना चाहता है, जो खेल है वो खेल सकता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका यह है कि हम खुद को बचा सकते हैं। ये अपने संविधान के द्वारा हम खुद को भी बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? हम किसी मुद्दे पर मान लिया हम अपने ही बारे में सोचने लगे और सोचते सोचते बहुत गहराई में चले जाएं, अर्थात बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए एक चित्र कथा दी गई है जिसमें कि एक बच्ची होती है। वो बच्ची अगले दिन उसका एग्जाम होता है, लेकिन उसके दो प्रिय खेल ऐसे आते हैं, दो प्रिय नाटक ऐसे आते हैं टीवी में जिन्हें उनको देखना उसके लिए बहुत मजबूरी बन जाता है। तो वो अपने माता पिता से बात करती है। माता पिता कहते हैं कि चलो भाई आज हम भी नहीं देखते, क्योंकि वो लड़की समझती है कि यदि माँ बाप देखेंगे तो मेरा मन भी ललचाएगा और मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। इसलिए यहां एडजस्टमेंट भी किया गया है संविधान के द्वारा कि भाई अगर किसी को कोई नीड है, कोई जरूरत है, तो दूसरा उसकी मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा। ऐसा भी संविधान में, भारतीय संविधान में सिद्धांतों के अंतर्गत बातें रखी गई हैं। संविधान में ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। अब एक अच्छा संविधान देश के बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से
पलटने नहीं देता, जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का हम अध्ययन करेंगे। वो मुख्य मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, पॉइंट इस प्रकार हैं, जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी कि मुख्य लक्षण भारतीय संविधान के क्या हैं। सबसे पहला, अब मुख्य लक्षण क्या, 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग, इस संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बड़ा मंथन किया। लगभग 300 लोगों का योगदान है हमारे भारतीय संविधान को बनाने में, और ये 1946 में गठित की गई एक संविधान सभा के बहुत 300 सदस्यों ने यह कार्य किया था। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं, जब ये हमारे इतने सारे नियम कानून और सभी समाज का ध्यान रखते हुए, क्योंकि यह बनाना कोई आसान नहीं था। भारत में उस समय भी बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारी भाषाएं थी, बहुत सारी वेशभूषाएं थी, खान पीन था। इनको सबको एक जगह जोड़ के सबके लिए एक जैसे नियम बनाना बड़ा मुश्किल कार्य था। अब संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न ही धर्म था एक था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। अब जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा सदस्यों के सामने बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता की प्रति गहरा सम्मान इन लोगों ने अपना व्यक्त किया और नियमावली तैयार की। अब इसी के जो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण हैं, पहला आता है फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद। संघवाद क्या होता है? संघवाद क्या होता है? संघवाद होता है जहां पर ये फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, इसमें एक से अधिक सरकार, एक से अधिक स्तर की सरकार, सरकारों का होना। तो जहां एक स्तर से अधिक सरकार होती है उसे हम कहते हैं संघवाद। जैसे भारत में स्थानीय सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। तो इसीलिए इसको भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण है, वो संघवाद भी इसका प्रमुख लक्षण है। अब इसमें क्या है, कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार इन मुद्दों पर कानून बना सकती है। जैसे कि स्थानीय स्तर की जो सरकार है वो कौन से कानून बना सकती है, राज्य स्तर की सरकार है वो कौन से कानून बना सकती है, और केंद्र सरकार, तीसरे स्तर की जो सरकार है वो कौन से कानून पारित कर सकती है। इस प्रकार संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिले हुए होते हैं। अब दूसरा आया संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या होता है? पार्लियामेंट, जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है। हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारतीय संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है।
संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और स्त्री पुरुष के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। क्योंकि एक नागरिक एक वोट, वो चाहे उसकी पृष्ठभूमि समाज में कुछ भी हो, जाति उसकी कुछ भी हो, लिंग उसका कुछ भी हो, वो सबको एक मत डालने का अधिकार और अपनी उसको सरकार को चुनने का अधिकार या अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। जिनको जनता चुनती है वो जनता के सामने जो कार्य कर रहे हैं, यदि जनता उनसे पूछती है तो उसका प्रत्येक हिसाब जनता को देना होता है। अब नंबर 3 क्या आया? शक्तियों का सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो शक्तियों का बंटवारा है। यानी कि यदि एक ही जगह शक्ति दे दी जाए, जैसे कि नेपाल का संविधान में पहले शक्ति सारी राजा के पास थी, फिर मंत्री परिषद के पास आ गई, जनता के पास कुछ नहीं रहा। जबकि लोकतंत्र में सारी शक्तियां जनता के पास ही होती हैं। अब इसमें शक्तियों का बंटवारा, उसको भी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया है कि संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग बनाए गए: विधायिका, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियां बांट दी गई। इसमें क्या है कि विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों में जो लोग होते हैं, न्यायपालिका में जो होते हैं, वे न्याय की व्यवस्था को देखते हैं। अब राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह दोनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यानी कि ये जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी शक्तियों का जो बंटवारा है, वो एक जगह केंद्रित नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार से तात्पर्य हमारा है कि मानवीय विकास के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यक तत्व होते हैं वो मनुष्य को दिए जाने चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। अब ये मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में इनकी संख्या 6 है। यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इसमें राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद चौथे नंबर का आया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। और अंतिम होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 अधिकार होते हैं। इन 6 अधिकारों में मानवीय विकास निहित होता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो वृद्ध है। इन सब का इसमें शोषण से बचाव होता है। भारतीय लोकतंत्र में ये भी एक महत्वपूर्ण, यानी कि इसे हम जो मौलिक अधिकारों वाला खंड है, इसे हम भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहते हैं। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के
दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में एक और टिप्पणी डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। उनका कहना था कि इनका दोहरा उद्देश्य, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह इन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये कि अधिकार हम हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। अपने देश में, अपने राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सके। अब अगला आया धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म। अब ये क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म में संलिप्त ना होना, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और हमारा भारतीय जो भारत का एक राष्ट्र धर्म है, उसी राष्ट्र धर्म के आधार पे भारत अपना जो व्यवस्थाएं चलाता है, उसी धर्म के आधार पे अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण करता है। वह किसी भी, जितने भी भारत में धार्मिक संप्रदाय हैं, किसी भी धर्म के आधार पे, किसी की भी नियमावली के आधार पे किसी की न्याय व्यवस्था को पारित नहीं करता। यदि किसी धर्म के अंतर्गत कोई अन्याय वाली प्रक्रिया स्थापित की जाती है तो उसमें भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, किसी पर कोई भी धर्म थोप नहीं सकता, और ना ही किसी धर्म के आधार पे किसी को न्याय दे सकता है। सभी धर्मों के में, जैसे कि आप देखते हैं पंजाबी धर्म है, उसकी भी अलग हमारे यहाँ हॉलीडेज होती है। हिंदू धर्म है, उसमें भी हॉलीडे होती है। मुस्लिम धर्म वाले हैं, उनके लिए भी है। क्रिश्चियन है, उनके लिए भी है। तो सभी धर्मों का समावेश भी किया हुआ है, और किसी भी धर्म को नहीं मानना भी उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे भारत में इन सब चीजों का, जैसे कि ऊपर हमने भारतीय संविधान के विभिन्न प्रकार के आयामों का जिक्र किया है, इसके अलावा भी और बहुत सारी भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेषताएं हैं जिन्हें हम धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में उन्हें कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।